वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस ओरिएंटेशन में, जो इस सेशन 2022-23 के लिए सेकंड ओरिएंटेशन है। ये हमारे उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो इस सेशन में डिजिटल कंटेंट को क्रिएट और रिव्यू करने के लिए रेडी हैं, हमारी कोर SCRT टीम को ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का काम है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल का और कॉन्टिन्यूअस चलने वाला काम है। क्योंकि अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमारे पास 15 लाख स्कूल जो हैं उनमें काम करने वाले लगभग 33 करोड़ टीचर्स हैं। तो उनके साथ अगर कोई चीज बनाई जाती है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और अगर NCERT कोई चीज क्रिएट करती है, तो उनका टारगेट जो है वो इतना बड़ा ग्रुप होता है, उन तक पहुंच होती है। अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर भी आते हैं तो हमारे पास भी करीब 1 लाख से ज्यादा अध्यापक हैं और 15,000 से ज्यादा स्कूल्स जो है अवेलेबल हैं, जिनके लिए हमें सोचना होता है कि कोई भी कंटेंट जब क्रिएट हो तो वो इन तक कैसे पहुंचे। तो एक क्वालिटी कंटेंट का बनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इस कंटेंट को उनके एग्जैक्ट जो ऑडियंस है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक पहुंचना। तो ये जो चैलेंज है हमारे सामने, हम लगातार कई वर्षों से जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग SCRT है, वो विभाग के दूसरे सभी इंपॉर्टेंट जो घटक हैं, चाहे वो उत्कर्ष सोसाइटी पंचकुला हो, या डायरेक्टरेट हो, या SPD ऑफिस हो, इन सबके सहयोग से, और साथ साथ वो सभी शिक्षक जो हमारे इस कंटेंट क्रिएशन के काम में अलग अलग भूमिकाओं में काम करते हैं, उन सबके सहयोग से जो ये कार्य लगातार चल रहा है पिछले कई वर्षों से, इसमें जो हमारा स्केल अप का प्लान है वो हर साल हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी हर बार हमें अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है टीम की, वो बढ़ानी पड़ती है। तो उसी कड़ी में हमने जो है इस बार जो एडुसेट के और जो दीक्षा के क्रिएटर्स जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, उनको उनके जो फंडामेंटल्स हैं इस पूरे प्रोसेस के को, उसके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स के तहत, और जिन लोगों ने नए क्रिएटर या नए रिव्यूअर के रूप में जुड़ना चाहते हैं इस टीम से, उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी कोर्स के रूप में। यानी हम लगातार इस कार्यक्रम को इसी वजह से हर वर्ष अलग अलग अंतराल पे इसे हम रिपीट करते हैं। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में किसी भी संगठन की, किसी भी स्टेट की जो कमिटमेंट है वो बहुत ही क्लियरली आती है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो रिकमेंडेशंस हैं। NEP 2020 में बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें अपना स्टेट में क्रिएट करना है, जिससे कि कोई भी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, उसको हम न केवल स्ट्रेंथन कर पाए, बल्कि उसकी जो पहुंच है, उसकी जो रीच है, वो जो है वो लास्ट बच्चे तक होनी चाहिए। तो वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज है हमारी स्टेट के अंदर, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स की उपलब्धता है, या नेटवर्किंग की उपलब्धता है, या डिजिटल गैजेट्स की उपलब्धता है, टैबलेट्स की या कंप्यूटर्स की। तो इस तरह से हार्डवेयर की पहुंच के बाद हमें अब ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके थ्रू जो सामग्री जा रही है वो कितनी क्वालिटी वाली है, और वो कितनी आसानी से उनकी समझ में आ जाती है, या उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डिजिटल रिसोर्सेज जहां बन रहे हैं उसकी गुणवत्ता जो है वो लगातार इंप्रूव करना, ये भी NEP 2020 इसके बारे में इंडिकेट करती है। ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि जब टीचिंग ऑनलाइन होगी तो असेसमेंट भी ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन असेसमेंट की कितनी टूल टेक्निक हो सकती है, ये न केवल सेंट्रलाइज्ड वे में किसी एक खास एक्सपर्ट टीम को जानना जरूरी है, बल्कि एक आम अध्यापक को भी ये जानना जरूरी है कि वो कितने अलग अलग तरीकों से असेसमेंट कर सकता है, जब उसके पास किसी फिजिकल क्लासरूम की उपलब्धता ना हो, या कोई ऐसी डिफिकल्टी, कोई ऑब्स्टेकल हो जिसकी वजह से वो फिजिकल फेस टू फेस ना कर पा रहा हो। और इवन अगर वो अवेलेबल हो भी, तो भी उसके पास कुछ डाइवर्स मोड्स होने चाहिए अपने इस कंटेंट को शेयर करने के लिए और असेसमेंट करने के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च, क्योंकि
टेक्नोलॉजी में जितने भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर कितना उसका इम्पैक्ट है, कितनी उसकी पहुंच है, कितनी उसकी फिजिबिलिटी है, इंपॉर्टेंस है वो, और वो कितना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। इन सब चीजों के लिए हमें लगातार जो है वो रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। तो NEP 2020 जो है वो इस बारे में भी कहती है कि हम सभी लोग जो भी स्टेट रिसोर्स ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर के तौर पर किसी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में जुड़ते हैं, उन्हें अपने उस कंटेंट क्रिएशन का, उसे कंटेंट के प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो लगातार लेना, उस पर रिसर्च करना और फिर अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये काम लगातार उन्हें करना है। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है टीचर्स की, यानी जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर, जब भी कोई नई टेक्निक, जब भी कोई नया जो है इक्विपमेंट फील्ड में प्रोवाइड कराया जाए, दिया जाए, तो उसकी तुरंत जो है ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो करनी जरूरी है। तो इन सभी रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए जो कि NEP 2020 के अंदर बताए गए हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हर स्टेट को, ये अब स्टेट की जिम्मेवारी है कि हम राज्य स्तर के ऊपर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें जिससे कि ये सभी रिकमेंडेशन जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों के तौर पे हम उसके ऊपर कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं। ई कंटेंट, अब आपको मैं कोशिश करता हूं कि एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिजिटल कंटेंट की कुछ चीजें जो हैं वो आपको बताई जाए। ई कंटेंट है क्या? जब भी आप ये कहते हो डिजिटल कंटेंट या ई कंटेंट, तो ई कंटेंट से हमारा मतलब होता है कि ऐसी कोई भी विषय वस्तु या ऐसी कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन, जिसको हम किसी न किसी नेटवर्क बेस्ड सिस्टम से पहुंचाते हैं अपने अध्यापकों या छात्रों के पास। वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क बेस्ड सिस्टम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट हो सकता है, हम वाइडली यूज करते हैं। तो वो सभी विषय वस्तु, वो सभी कंटेंट ई कंटेंट की श्रेणी में आ जाता है, जिसको हम डिलीवर करने के लिए, भेजने के लिए किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नेटवर्क या कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करते हैं। सो ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में बहुत क्लियरली होनी चाहिए कि हम ई कंटेंट कह किसको रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अगर स्क्रीन शेयर हो गई है तो देखें, अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पर मिल जाएंगे, अन्यथा आप मुझे सुन के इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ई कंटेंट जो है वो कितनी तरह से हम बना सकते हैं, यानी कि कितनी तरीके हैं उसके, कितने भाग हैं उसके, कितने रूपों में वो मिल सकता है। तो सबसे आसान तरीका जो है किसी भी ई कंटेंट का है वो है इमेज, यानी कि एक पिक्चर। तो कोई इमेज हो या कोई वीडियो हो, यानी कि स्टिल पिक्चर के बजाय कोई मोशन पिक्चर हो जिसके अंदर वीडियो की फॉर्म के अंदर कंटेंट आया हुआ है, या वो हो सकता है एक ऑडियो, यानी कि एक ऑडियो की क्लिप जिसके अंदर आप कोई बात अपनी जो है वो एक छोटी सी स्पीच के माध्यम से भेज रहे हैं, या वो टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि एक PDF फाइल है या कोई ऐसा मैसेज है जो टेक्स्ट की फॉर्म में सामने है, और या थोड़ा और फॉर्म में है एनिमेशन है। तो बेसिक तो ये 5 कंपोनेंट हैं किसी भी डिजिटल कंटेंट के, कि वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, वो ऑडियो फाइल हो सकती है, वो वीडियो फाइल हो सकती है, या वो एनिमेशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं वो डिजिटल कंटेंट के अवेलेबल है। उनमें से किसी में भी, क्योंकि जब भी आप कोई विषय वस्तु उठाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे ई कंटेंट क्रिएट करना है, तो आप उनमें से किसी भी तरह के ई कंटेंट का की फॉर्म को चुन सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए या एक्यूरेट बनाने के लिए, जहां पर भी आप उसे यूज कर रहे हैं। कार्टून्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हम रियल में वीडियो फॉर्म में किसी पर्सन को ना लेके अगर हम कोई करेक्टर ले लेते हैं, तो ऐसा कोई कार्टून भी आपकी उस मैसेज को कन्वे कर सकता है जो आप चाहते थे कि वो विषय वस्तु जो है वो बच्चों के पास पहुंचे। चार्ट्स और ग्राफ, आप इनका इस्तेमाल आप पहले भी करते आए हुए हैं, लेकिन आप उनको ब्लैक बोर्ड पर या किसी हार्ड कॉपी के फॉर्म में दिखाते रहे थे। तो डायग्राम्स हो, ग्राफ हो, चार्ट हो, कोई फ्लो चार्ट हो, इन सब चीजों को डिजिटाइज करके स्क्रीन पे लाना और अपने टेक्स्ट के साथ में, अपने लेक्चर के साथ में उनको जोड़ना, वो ई कंटेंट की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा स्लाइड शोज के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिसको हम पावर पॉइंट स्लाइड भी कहते हैं।
तो जब भी हम अपने कंटेंट को, अपने विषय वस्तु को, पढ़ाने वाली चीज को हम पावर पॉइंट की स्लाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी जो विजिबिलिटी है और जो उसका इम्पैक्ट है वो ऑडियंस की तरफ और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम अपनी उस सामग्री को स्लाइड शो के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आगे अगर हम बढ़े तो ऐसी टेक्निक्स भी हैं जैसे माइंड मैप्स क्रिएट करना, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी सामग्री है या चैप्टर्स हैं या चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसको एक फ्लो में कि कौन सा पार्ट किसका सब पार्ट है और क्लासिफिकेशन के बाद उसके अलग अलग टुकड़े कैसे हैं, यानी कि एक ट्री स्ट्रक्चर के रूप में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्री स्ट्रक्चर के रूप में उसे करते हैं प्रदर्शित, तो जो देखने वाले के मन में पूरे का पूरा खाका जो है वो बहुत स्पष्ट हो जाता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ओरिजिनल मूल जो टॉपिक है वो क्या है और उसके सब टॉपिक्स क्या है, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसको माइंड मैप्स कहते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव मीडिया एक बहुत ही लेटेस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट है। इसमें इंटरेक्टिव मीडिया के अंदर आपके पास कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके अंदर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो स्क्रीन के ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड करके और जो टीचर है या जो प्रेजेंटर है उसकी बातों का जवाब देके और फिर आगे बढ़ता है। तो ऐसा इंटरेक्शन जो है वो प्रेजेंटर और बच्चे के बीच में लगातार चलता रहता है। वो कोई क्विज हो सकती है बीच में जो आएगी और उसके अंदर उस बच्चे को परफॉर्म करना होगा, उसे क्विज को टेकअप करना पड़ेगा और उसमें जो उसका स्कोर आएगा वो उसको वहां पे विजिबल भी होगा। या कोई ऑडियो या वीडियो की छोटी सी क्लिप हो सकती है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है और उस क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ही वो आगे जो है वो बढ़ेगा, सामग्री जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इसको हम इंटरेक्टिव मीडिया कहते हैं। इसके अंदर जो है वो जो देखने वाला होता है या यूजर जो होता है या बच्चा जो होता है वो सिर्फ एक साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होता, बल्कि वो लगातार उस विषय वस्तु के साथ में और उसे विषय वस्तु को प्रेजेंट करने वाले के साथ में लगातार वो इंटरेक्ट करता रहता है, बातचीत करता रहता है अलग अलग मोड से। तो ये जो डिफरेंट तरह के ई कंटेंट है, लगभग 17-18 डिफरेंट तरह के ई कंटेंट है, जिनको कि हम अपनी आगे वाली एडवांस ट्रेनिंग में आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में कि उसे कैसे बनाना है और उसे बनाने के बाद अपने वीडियो में या मेन जो डिजिटल कंटेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, ये सारी बातें आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब आपको ये समझ हो गई है कि ई कंटेंट क्या होता है और ई कंटेंट कितनी तरह का होता है, अब जब आप शुरू करते हैं अपना काम, तो सबसे पहले चुनते हैं अपना अध्याय, अपना कोई पार्ट चुनते हैं जिसके ऊपर आपको एक ई कंटेंट बनाना है और उस पार्ट के अलग अलग हिस्सों में आपको क्या ऐसा लगता है कि किस जगह पिक्चर देनी इंपॉर्टेंट है, किस जगह सिर्फ टेक्स्ट पे लिखना ही सफिशिएंट है, किस जगह ऑडियंस को बताने के लिए प्रेजेंटर को सामने आना जरूरी है और किस जगह कोई प्रक्रिया जो है वो ऐसी है जिसे करके दिखाना जरूरी है। तो अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने कहा क्या दिखाना जरूरी है यानी पिक्चर की फॉर्म में, क्या सुनाना जरूरी है यानी कि ऑडियंस को इस पर जो है बोल के समझाए, क्या करके दिखाना जरूरी है यानी कि वो डेमो हो टेबल के ऊपर, कोई कोई किट हो, कोई टीएलएम हो जिसको वो करके और दिखा के समझाए। तो इस तरह से अलग अलग भागों में अपने पूरे लेसन को उसे प्लान करना है और लेसन की ये प्लानिंग डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में इसे हम ई लेसन प्लान कहते हैं। तो बेसिकली किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले या कोई भी ई कंटेंट बनाने से पहले अपनी पूरी जो सामग्री है उसको पेपर के ऊपर एक ई प्लानिंग के रूप में, जिसे हम ई लेसन प्लान कहते हैं, उसे लिखना पड़ता है। ये प्रक्रिया जो है हमारे प्री प्रोडक्शन स्टेज का भाग है, यानी कि हम अगर अपने पूरे कंटेंट क्रिएशन को 3 भागों में बांटे तो एक होता है प्री प्रोडक्शन बनाने से पहले, एक होता है प्रोडक्शन बनाने के दौरान और एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन यानी बनने के बाद हमें क्या करना है। तो बनने से पहले की तैयारी जो है वो ये होती है कि हम सबसे पहले विषय वस्तु का चयन कर लें, सेलेक्ट कर लें कि हमें करना क्या है वो कंटेंट, और उसके बाद हम उस विषय वस्तु के ऊपर जो हमारा छात्र है या जो हमारा श्रोता है, दर्शक है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, वो जानना जो बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम विज्ञान का कोई भी एक पार्ट जैसे धातु और अधातु पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे उस ई कंटेंट के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक छोटा सा लेक्चर हो, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि वो अध्याय किस श्रेणी के
यानी किस स्तर के बच्चों के लिए है, उसी के हिसाब से उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो तय होता है। उसके बाद ये देखना होता है कि उसमें उस कक्षा के बच्चों की आवश्यकता क्या है, यानी कि हमारा जो कोर्स है, करिकुलम है, वो किस लेवल तक जाके, यानी कि उसकी सीमाएं कितनी है, कहाँ तक हमें बताना है। तो उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है लेसन की, उसमें हमें कौन कौन से बिंदु लेने हैं और कौन कौन से बिंदु लेने आवश्यक नहीं है। इसी तरह से फॉर्मेट और स्टाइल चुनना, जो जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी विषय वस्तु ये बताएगी कि कहाँ पर आपको एनिमेशन दिखाना ठीक रहेगा, कहाँ आपको सिर्फ पिक्चर दिखाना सफिशिएंट रहेगा, और कहाँ आपको ऑडियो वीडियो छोड़ के सामने आना पड़ेगा और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाना पड़ेगा उस विषय वस्तु को। तो ये डिसीजन जो है ये प्रेजेंटर को खुद लेना है, यानी आपको एज ए क्रिएटर खुद लेना है। ये प्री प्रोडक्शन स्टेज कहते हैं इसको हम। और ये तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल जो ई कंटेंट प्रिपरेशन का हमारा पूरा समय है, उसमें से हम सबसे ज्यादा समय जो है वो प्री प्रोडक्शन स्टेज में लगाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी एक लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो और अगर हमें 1 घंटे का समय मिला हुआ है, तो हम उस 1 घंटे में से अगर 50 मिनट सिर्फ धार लगाने में लगाएं, तो फिर हमारा काम 10 मिनट के अंदर निश्चित तौर पे पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिना तैयारी के ये काम शुरू कर देंगे, तो बिना धार के वो कुल्हाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा देर तक वो काम नहीं कर पाएगी। यानी कि आपको प्री प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा बारीकी से काम करना है। एक स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जिसको मैंने बार बार ई लेसन प्लान आपको कहा, उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। प्रोडक्शन की स्टेज जो है वो वाकई रिकॉर्डिंग वाली फेज है। इसको आपको डिटेल में हम अपने अभी आज ही दूसरे सेशन के अंदर इसको कवर करेंगे। इसमें वास्तव में उस पूरी सामग्री का संकलन, उसको वीडियो की फॉर्म में शूट करना, और उसके बाद उसको एक सीक्वेंस देना होता है कि भाई हम इसको सामने सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके लास्ट में क्या आएगा। तो ये सीक्वेंसिंग जो है ये प्रोडक्शन स्टेज का काम है। प्रोडक्शन के बाद, यानी कि एक बार आप उस सामग्री को शूट कर लेते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो है अब कोई भी नई सामग्री जुड़ती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के अंदर नीड के हिसाब से आप कुछ सामग्री को कट कर सकते हो। बेसिक काम है यहाँ पर एडिटिंग करना, यानी उस वीडियो को जो आपने क्रिएट किया है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के फॉर्म में आपने जो है वो कंटेंट को रखा है, उन सबको एडिटिंग करना, उनकी उसमें डिफरेंट विजुअल्स को मिक्स करना, उसमें साउंड कहीं पर लाना जहां पर जरूरत है, या साउंड कहीं पर सप्रेस करके अलग अलग पिक्चर्स या टीएलएम या अलग अलग आइटम्स लेकर आना, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो कोई विजुअल या साउंड इफेक्ट डालना। ये सब काम जो है ये पोस्ट प्रोडक्शन का है। इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। एक सामान्य अध्यापक भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इन वीडियोस को एडिट कर सकता है। और इसका प्रमाण ये है कि हमारे पास आज की डेट में भी फील्ड में ऐसे हजारों टीचर्स हैं जो अपने वीडियोस को खुद रिकॉर्ड करके और एडिट करके हमारे पास भेजते रहे। लेकिन और भी प्रोफेशनल तरीके से इस काम को आप कर पाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद, जिसमें आपको बड़े विधिवत रूप से हम आपको बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से ये सिखाएंगे कि कैसे आपको वीडियो शूट करने से पहले तैयारी करनी है, क्या वीडियो शूटिंग के दौरान ध्यान रखना है, और बाद में एडिटिंग कैसे करनी है। पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में किसी भी कंटेंट को ज्यादा एडिशन करना ये अलाउड ना तो होता है, ना उसमें फिजिबल होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्री प्रोडक्शन स्टेज की तैयारी जो है वही आपको कंटेंट की क्वालिटी को डिसाइड कर लेगी। उससे ये पता लग जाए कि आप वास्तव में कितना गंभीर जो है वो आपकी तैयारी है, और कितना इफेक्टिव जो है वो आपका लास्ट में जो प्रोडक्ट होने वाला है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हर ई कंटेंट बनाने से पहले एक बार एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जाए। एक अच्छी स्क्रिप्ट क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट के, जो आप जरूर नोट करें। सबसे पहली चीज जो है, एक अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो एक अच्छी स्टार्ट देने वाली होनी चाहिए, यानी कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी हम किसी विषय वस्तु को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस प्रेजेंटेशन से ठीक पहले थोड़ा सा समय अपने दर्शकों को ये बताने में जरूर लगाएं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी नीड क्या है। यानी कि हमारा पहले जो हमारी कुछ लाइनें हैं और हमारे पहले कुछ मिनट जो हैं,
प्रेजेंटेशन के वो एक ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दें जिससे कि सबके सब इसके लिए इंतजार करें कि अब आप क्या बताने वाले हैं। तो वो जो वेल स्टार्ट है ना, एक स्टार्ट या अट्रैक्टिव बिगिनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, जो चीज आप बताना चाहते हो वो बड़े खुल के बताओ, और सबसे पहले आप स्वयं उसके ऊपर एक अच्छी रिसर्च कर लो, ताकि जितनी बातों के बारे में आप करना चाहते हो, बताना चाहते हो, उसको आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने समझा पाओ। और उसमें सेशन के बाद और आपकी आपके उस विषय वस्तु की कंटेंट पीस डिलीवर होने के बाद किसी भी तरह का कोई डाउट उस पोर्शन में रहना नहीं चाहिए। तो इसे हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डिजिटल कंटेंट बनाने की प्रक्रिया में हम टेक्निकल बातों में इतने उलझ जाएं कि एक्चुअल मैसेज कन्वे हुआ या नहीं इस पे हमारा ध्यान ना जाए। इसके अलावा है कंटेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आपका ये उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि आप वास्तव में आज इस लर्निंग जो फेज है या जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो उसके तुरंत बाद कौन कौन सी चीज आपके बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और उतना ही कंटेंट हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो उस वाले पीरियड के या उस वाले वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हो। हमेशा अप्रोच ऐसी हो जो अननोन से नोन की तरफ ना, बल्कि नोन से अननोन की तरफ जाए। यानी हमें पहले वहां से स्टार्ट करना है जिसको हम प्री रिक्विजिट कहते हैं या पूर्व ज्ञान कहते हैं, कि भाई बच्चे को पहले क्या मालूम था, पहले वो बता के और फिर धीरे धीरे हम उस एरिया की तरफ, उस तरफ बढ़े जहां पर बच्चे को ज्ञान नहीं कम है या क्लैरिटी नहीं है। सो ये नॉन से अननोन की तरफ पहुंचने का जो अप्रोच है वो हो। इंटरेक्टिव अप्रोच हो तो बहुत अच्छा होगा। वैसे नॉर्मली जो वीडियोस बनते हैं उसके अंदर वन साइडेड ही टॉक हो रही होती है या डेलिब्रेशन हो रहा होता है, लेकिन अगर हम अपने वीडियो के अंदर एडिटिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कर दें जिससे वो वीडियो बीच बीच में कुछ प्रश्न क्रिएट करता हो, कुछ इंटरेक्टिव फीचर उसके अंदर हो, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनने वाला होगा। अगली महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कि भाषा जो है जो आने वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, एक कठिन विषय को समझाना है। तो वो समझाने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में कहीं भी लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी या उसे स्विच ओवर करना, वो एज पर द नीड होना चाहिए। यानी जहां जैसी आवश्यकता हो वहां वैसे शब्दों का प्रयोग कर लें। टर्मिनोलॉजी जहां पर इंग्लिश की है उस उन शब्दों का आप वहीं पर यूज करें, और अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा जो कठिन शब्द हैं हिंदी के या बहुत कठिन शब्द हैं इंग्लिश के या किसी और भाषा के, उसको सिर्फ बोलने के लिए बोलना ना पड़े, ऐसा ऐसा प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। तो ये सोच के स्क्रिप्ट लिखी जाए और पढ़ी जाए कि उसके अंदर भाषा बहुत सरल हो। जो ट्रांजिशन है एक स्लाइड से सेकंड स्लाइड में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ये बड़ा सरल होना चाहिए। आप किसी एक विषय से दूसरे पे जा रहे हो एक ही अपने वीडियो के अंदर, तो ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथ हो, जिससे कि किसी को भी ऐसा न लगे कि अचानक आपने टॉपिक चेंज कर लिया। इसके अलावा पूरे के पूरे आपके व्याख्यान में अगर कहीं पर कोई भी ह्यूमर, कहीं कोई फन, कहीं कोई थोड़ा सा लाइट मोमेंट अगर आप डाल सकते हो बातचीत के दौरान बच्चों से, तो ये और भी अधिक इंटरेस्टिंग बनाएगा उस पूरे कंटेंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे व्याख्यान में या पूरे वीडियो के अंदर आपको बीच बीच में रिकैप करना या रीइंफोर्समेंट करना, इन सब चीजों का ध्यान बहुत रखना है। और अंत में उस पूरे के पूरे विषय वस्तु के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न जो है वो जरूर पूछने चाहिए, और प्रश्न भी ऐसे प्रश्न हो जो न केवल किसी न किसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को प्रूव करते हो कि हाँ ऑडियंस ने या समझने वाले ने या लर्नर ने आपके उस पूरे कंटेंट को बहुत ध्यान से देखा है और उसको अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना हो, ज्ञानात्मक क्वेश्चन ना हो, वो कुछ इस तरह के हो जिसके अंदर कोई ना कोई अवधारणा, यानी कि कहीं ना कहीं नॉलेज सिर्फ ना हो, बल्कि उसमें आगे चल के कोई स्किल और कोई कॉम्पिटेंसी भी डेवलप हो रही हो, इसका भी ध्यान जरूर रखा जाए।
तो प्रश्न भी ऐसे ही होने चाहिए जिसके अंदर सीधा उसका उत्तर ना हो, बल्कि वो अलग अलग तरह से बच्चे उस प्रश्न का उत्तर दे पाए, और लेकिन ये प्रूव हो जाए कि वो कॉम्पिटेंसी जो है पूरी तरह से अचीव हो गई है। सो ये पोर्शन जो है यहाँ तक, मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन में मैंने जो चीजें कवर की है, मैं एक बार फिर से आपके सामने उसको रिपीट कर देता हूँ, और आप सभी उसको मुझे लगता है नोट भी कर रहे हैं, और इन सभी बातों के ऊपर और डिटेल में जो है हम आगे भी बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, ई कंटेंट होता क्या है। दूसरा, ई कंटेंट कितने प्रकार का होता है, ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने कंटेंट में वैरायटी बना के रखें। तीसरा ये कि हम उस ई कंटेंट को अपनी विषय वस्तु के साथ में कैसे जोड़ें, और कैसे एक ई कंटेंट का निर्माण करें अपने उन तीनों स्टेजेस से, यानी कि प्री प्रोडक्शन स्टेज की हमारी तैयारी, प्रोडक्शन के दौरान और प्रोडक्शन के बाद हमें क्या क्या तैयारियां और क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, और स्क्रिप्ट जो है वो हमें किस तरह से तैयार करनी है, और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। इतना पार्ट मुझे लगता है कि मैं कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके रह गए तो आप उसे नोट रखना। हम सेशन के इस पूरे ट्रेनिंग के बाद में जो प्रश्न आपके आएंगे आप पूछ सकते हैं उसमें। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे सहयोगी, हमारे टीम मेंबर यहाँ से कुलदीप बेरवाल जी। वो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर स्टार्ट करते हुए आपको ये बताएंगे कि जब भी हम डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो स्टेज जो है कंटेंट क्रिएशन की, उसमें हम एक डिजाइन जो है वो फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं इसको। और उस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के अंदर जब भी कोई कंटेंट बनता है तो वो उस अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। यानी कि सबसे पहले जो है हमें जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि वास्तव में जो हमारा डिजिटल कंटेंट है उसकी नीड क्या है और किसके लिए वो बनाया जा रहा है। एनालिसिस करने के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप जो होता है डिजाइन का होता है, यानी कि उस कंटेंट को किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है और किस तरह से उसको सीक्वेंस में डालना है, व्यवस्थित करना है। जब ये काम हो जाए तो वो डेवलप होता है, यानी जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है अगर हम उसको स्टेजेस में डालें तो हम इसको एडी मॉडल कहते हैं, डिजाइनिंग का, कंटेंट ई कंटेंट डिजाइनिंग का एडी मॉडल। और वो एडी मॉडल ये है कि एनालिसिस करें पहले, फिर डिजाइन करें, फिर डिजाइन करने के बाद उस कंटेंट को डेवलप करें, डेवलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, दें ऑडियंस के पास, और जब वो यूजर के पास पहुंच जाए उसके बाद इवेलुएट भी करें। तो इवेल्युएशन से हमें पता लग जाएगा कि एक साइकिल ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट जब पूरा हुआ तो उस समय कितना हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, और कितना हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अभी भी कोई स्कोप है, उसको फिर हम नेक्स्ट चक्कर के अंदर पूरा करते हैं। तो ये एडी मॉडल होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटेंट के मॉडल जो है वो आगे वाले सेशंस के अंदर हम आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। लेकिन